अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने के लिए वीज़ा पॉलिसी को कारोबारी अफराद के लिए ख़ास सहूलियात दी जाएंगी। ये फ़ैसला आज सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के दूसरे सेशन इजलास में हुआ है। इस पॉलिसी के तहत बाहर से आने वाले सरमायाकारों को लॉन्ग टर्म वीज़े भी जारी किए जाएंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने दूसरे निगरान वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के बनने के बाद दूसरे ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में खासी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका, चाइना और खलीजी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुकात बढ़ाने पर बात की गई है और यूरोपीय यूनियन भी पाकिस्तान का अहम पार्टनर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए सरमायाकारों को, इन्वेस्टर्स को बिजनेस फ्रेंडली माहौल फराहम किया जाएगा। दूसरी तरफ निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने यह कहा कि स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। डॉलर, खाद, चीनी, तेल की स्मगलिंग को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद के लिए पॉलिसी भी बनाई जा रही है। पाकिस्तान की आबादी का 78% नादरा में रजिस्टर्ड है। सारा रिकॉर्ड जो नादरा का डेटाबेस है उसको मज़ीद भी बेहतर बनाया जाएगा। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम और सरमायाकारी लाने के लिए बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी इजलास में निगरान वज़ीर आज़म के साथ अस्करी क़यादत भी शरीक थी। इजलास में जहां सऊदीया समेत अरब ममालिक की इन्वेस्टमेंट के बारे में तमाम अमूर का जायज़ा लिया गया, वहीं मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पर भी गौर किया गया। कल के सेशन में मुल्क पर बोझ बनने वाले जो रियासती इदारे हैं उनकी निजकारी और उनमें रिफॉर्म्स लाने की प्लानिंग जो हो रही है उस बारे में भी बात की गई। आज नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क को मौशी बहरान से निकालने के लिए मौशी पॉलिसियों में एक तसलसल की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में ये तो होता है कि हुकूमतें बदलती हैं, साथ ही पॉलिसीज़ भी बदल जाती हैं, जिससे ज़ाहिर है जो इन्वेस्टर होता है उसके लिए मुश्किलात तो पैदा होती हैं। फिर ऐसे में सवाल ये है कि निगरान हुकूमत और अस्करी हुकाम के एक पेज पर आने से और ये सारी प्लानिंग से मुल्की मईशत पर कितने मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। सरमाया सहूलतकारी काउंसिल के बारे में ताजिर बिरादरी क्या सोच रही है, कितनी होपफुल है कि अब पाकिस्तान में सरमायाकारी की जो राह है ये हमवार हो जाएगी, और ये प्लानिंग कितनी लॉन्ग टर्म है, ये जो एक्शंस लिए जा रहे हैं इनका असर कितनी देर तक रहेगा। माजी में भी ऐसे एक्शंस लिए जाते रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें इसके असरात कभी भी नज़र नहीं आए। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ ताजिर अकील करीम डेडी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डेडी साहब आपका। डेडी साहब, कल भी इजलास हुआ एपिक्स कमेटी का, आज भी इजलास हुआ, बाकायदा आज प्लानिंग शेयर की गई कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं वो सहूलतें बड़ी ज़्यादा दी जाएंगी, फिर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़। आपको लगता है ये जो FISC है ये कितना ज़बरदस्त फोरम है इन्वेस्टर्स के लिए, कितना अट्रैक्ट हो सकता है बाहर का इन्वेस्टर? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने जो सोचा हुआ है काफ़ी बेहतर है। मैं समझता हूँ लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होगा, क्योंकि होता ये है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी बहुत है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, लेकिन गवर्नमेंट फैसिलिटेटर बनती नहीं थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये जो फोरम बनाया है, मैं समझता हूँ उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं खुद यकीन से कह सकता हूँ बहुत सारे लोग हमसे भी कांटेक्ट में हैं और वो काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट आपकी अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ हमें देगी और वन विंडो ऑपरेशन होगा तो हम अच्छी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो आपका माइनिंग सेक्टर है, मैं समझता हूँ उससे तो ज़्यादा अट्रैक्शन आपको मिल ही नहीं सकती। फिर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, फिर लाइव स्टॉक्स है, डेयरी है, फिर आपका ये थर्ड कोल है। ये वो जगहें हैं जहाँ इन्वेस्टर लाइन लगा के खड़ा होगा, लेकिन गवर्नमेंट को फैसिलिटेटर बनना पड़ेगा। और इसमें गवर्नमेंट जो भी हो, लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ शामिल हो। और इन्होंने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी में सारे चीफ मिनिस्टर हैं, सारे वज़रा हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये फोरम किसी न किसी तरह कामयाब तो हो ही जाएगा। अकील साहब, बट क्वेश्चन फिर वही है कि जो सारा सेटअप है, निगरान सेटअप है, जो चीफ मिनिस्टर शामिल हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये तो एक शॉर्ट टर्म के लिए है ना, 3 नहीं तो 4 नहीं तो 6 महीने में इलेक्शंस हो जाएंगे।
मसला ये है कि माजी में जब हुकूमतें बदलती हैं हमारी पॉलिसीज़ भी बदल जाती हैं, इन्वेस्टर्स के लिए आपकी मौशी पॉलिसीज़ भी बदल जाती हैं। तो क्या ज़ाहिर है जिसने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करनी है, क्या उन्हीं पॉलिसीज़ का तसलसल रहेगा जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी? थोड़ा सा फर्क है अभी, क्योंकि अब जो पावर मिले हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के पास है और पिछली गवर्नमेंट ने जाते हुए इनको पावर दे के गई है। तो मेरा ख्याल है कि पहले ये होता था कि सियासी पार्टी जो काम कर रही होती थी तो वो दूसरी पार्टी आके उसको नुकसान पहुंचाती थी या उस पॉलिसी पे वो आगे जाना नहीं चाहती। लेकिन क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का तो कोई मैंडेट नहीं होता, इनको तो आवाम में जाके वोट लेने नहीं होते, तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी अगर ये पॉलिसी अच्छी है और मुल्क के इंटरेस्ट की है तो डेफिनेट वो उनको कंटिन्यू करेगी। उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो उसको जाया करे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी होगी आने वाली गवर्नमेंट के लिए कि उनको तो बैठे बिठाए कुछ करे बगैर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पहली दफा हमने फर्क देखा है, पहले ये होता था कि केयर टेकर गवर्नमेंट के हाथ में कुछ होता ही नहीं था, वो तो आते ही इलेक्शन के लिए थे। लेकिन इस दफा इनको पावर दे के गई है पिछली गवर्नमेंट और वो ये सारे काम कर सकते हैं और इसी पॉलिसी को वो मेरे ख्याल से चेंज भी नहीं कर सकते। हाँ, मतलब आगे जाके वो हो सकता है उसमें ये कह सकते हैं कि इसको हम कंटिन्यू नहीं करते, लेकिन जो गवर्नमेंट इस वक्त गारंटी दे रही है वो गारंटी को उनको मानना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत फर्क है और ये अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े अरसे से हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहे। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो स्मगलिंग होती है ये तकरीबन 24,000 अरब, समझ लो हमारी इम्पोर्ट का बिल अगर हम देखते हैं तो 8 बिलियन डॉलर की 80 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है। तो 80 बिलियन डॉलर को अगर हम देखते हैं तो 24,000 अरब का आपकी टोटल अमाउंट बनती है। और इस 24,000 अरब में से अगर हम 8,000 अरब की स्मगलिंग होती है तो आप ये सोचें कि 4,000 अरब रुपए जो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलना चाहिए वो जाया हो जाता है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अगर कोशिश करेगी तो गवर्नमेंट का अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा और ना करने की सूरत में जारी बात है कि हम ऑलरेडी शॉर्टफॉल में जा रहे हैं, फर्दर भी शॉर्टफॉल में जाएंगे। लेकिन वकील साहब एक और बड़ा अहम सवाल कि हम एकदम ही क्यों जागते हैं? ऐसा तो नहीं है कि पहले स्मगलिंग नहीं होती थी और ऐसा भी नहीं है कि हमें पता नहीं होता या आप लोगों को नहीं पता होता कि स्मगलिंग हो रही है। डॉलर का इतना असर क्यों हो रहा है? आर्टिफिशियली मैनेज किया जा रहा है। आप देखें अफगानिस्तान में डॉलर की क्या प्राइस है, वहाँ अपने इंडिया में देख लें, अपने हमसाया मुल्क में देख लें, उनका रुपया मजबूत है। हम इतने गिरते जा रहे हैं, इतना सब आर्टिफिशियली होता है, हम टाइमली ये सब चीज़ें मैनेज क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल जब हमारी मैशत को ब्रेक लग जाती है फिर हम सब जागते हैं और फिर ये सारे एक्शन शुरू होते हैं। देखें, हम लोग वो लोग हैं कि जब तक हमें डंडे पड़ते नहीं है हम उठते नहीं है। तो हमारी तो ये आदत और ऐसे लोग हैं कि जब तक डंडे पड़ते रहेंगे हम चलते रहेंगे, उठते रहेंगे, डंडा जैसे रुकेगा फिर रुक जाएंगे। आपने जितनी बातें की थी मैं हर बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जागना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा। बैठ के अब मुल्क नहीं चल सकता, क्योंकि अब आपके साथ जो प्रॉब्लम है, आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपका जितना रेवेन्यू टारगेट है उससे ज्यादा आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई है। और अब अगर हम सोते रहे तो फिर बहुत ज्यादा अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा देंगे। तो बेहतर है कि सारे स्टेक होल्डर, सारे लोग एक बात जहन में रखें कि हमें बहुत कुछ करना है। मैं तो बिजनेस कम्युनिटी को भी यही कहूंगा कि आप आगे आएं, अब ये नेगेटिव बातें खत्म करें। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड एक्शन होना चाहिए। अगर सियासी जमातों में कुछ ऐसे लोग हैं, क्या उस दिन मीटिंग में ऐसी बात हुई थी कि सियासी जमातों में भी कुछ ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग, बुरे लोग, जिनके खिलाफ एक्शन होगा? बात ये हुई थी कि सारे पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं और सियासी जमात भी उससे बाहर नहीं। तो मेरे ख्याल से ये जुमले तो हर कोई कहता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि किसी को नाराज होने की जरूरत है। हर एक को अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। हम ये भी नहीं कहते कि सियासतदान बुरे हैं और बिजनेसमैन अच्छे हैं। मैंने कहा ना, हर जगह अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं। मैं उन बुरे लोगों के लिए हवाले से ये जरूर कहूंगा कि हम सबको अब ठीक होने की जरूरत है। हम सबको अपने मुल्क के लिए काम करने की जरूरत है। हमारा एम होना चाहिए कि हमारा डेफिसिट कम हो, हमारा एम होना चाहिए हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा एम होना चाहिए कि हमारे लोग बाहर से जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको हम अट्रैक्ट करें।
तो ये इस वक्त गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा फोरम बनाया हुआ है और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि उनको बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट मिली है। डॉलर को ब्रेक लगेगी? मेरा ख्याल है फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि रुपी स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख तो रहे हैं, लेकिन आपने एक बात ये ठीक की है कि शॉर्ट टाइम के रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के रिजल्ट होने चाहिए। तो हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है और उस पॉलिसी में हमें उन सारे लोगों को वार्न करना चाहिए कि जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं या डिमोरलाइज कर रहे हैं, उनसे हम उन्हें समझाएं और उनके कहें कि भाई ये मुल्क हम सबका है, अब इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है, इसको मजबूत करेंगे, पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान की आवाम मजबूत होगी। इस वक्त सबसे ज्यादा जो मुतासिर हुआ है गरीब तबका बहुत ज्यादा परेशान है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम इनको परेशान रख के पैसे बना सकते हैं, हमें इनको साथ लेके चलना होगा, इनकी सैलरी स्केल बढ़ाना पड़ेगा और जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है एनर्जी वगैरह, इनके लिए स्पेशली रेट होने चाहिए ताकि उनके ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े। छोटे दुकानदारों को भी हमें ख्याल करना पड़ेगा और ये बड़े लोग जो सब्सिडी लेके जाते हैं अब उससे गवर्नमेंट को निजात हासिल करनी होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम डेडी साहब, मारूफ हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिस दिन से बनी है उसी दिन से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के शो का इंतज़ार है, बड़े शो का इंतज़ार है, बाकायदा एक मंशूर का इंतज़ार है, बाकायदा बयानिए का इंतज़ार है। इंतज़ार ये भी है कि 9 मई के बाद मुल्क की सियासत को इस्तेहकाम देने के लिए वजूद में आने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आखिर ख़ुद का मुस्तहकम होगी। इंतज़ार ये भी है कि कब वो अपनी अवामी राब्ता मुहिम शुरू करते हैं। चंद रोज़ पहले ऐलान तो आया लेकिन शेड्यूल नहीं आया। इंतज़ार ये भी है कि पार्टी की तंजीम साजी का कि इस शॉर्ट टाइम में गली गली क्या IPP पहुंचकर अपने अहदेदार बना पाती है। इंतज़ार ये भी है कि अवामी रद्द-ए-अमल का कि उन्हें अवाम आखिर वेलकम कैसे करते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ अभी भी अवाम में मजबूत जड़ें तो रखती है। इंतज़ार ये भी है कि देखें कौन कौन से रहनुमा सामने लाए जाते हैं, क्योंकि PTI के जो रहनुमा पहले दिन साथ जुड़े उनमें से बेशतर तो ये कहकर मुकर गए कि उन्होंने पार्टी को तो ज्वाइन ही नहीं किया। इंतज़ार है कि जहांगीर तरीन के उस जहाज़ की उड़ान का जो तहरीक इंसाफ के दौर में उम्मीदवार लाने में खासा मकबूल रहा। इंतज़ार तो ये भी है कि PTI के वोटर को अट्रैक्ट कैसे करेगी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, क्योंकि अभी ये पार्टी एक anti-PTI बयानिया रखती है और इसे बैन कराना चाहती है। इंतज़ार तो ये भी है कि देखें मुल्क में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ जैसी 3 बार हुकूमतों में रहने वाली तजुर्बाकार जमातों के आगे IPP कैसे अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस बना पाती है। इंतज़ार तो ये भी है कि अगर तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा कितना रह जाएगा। मैं बात करूँगी मुझे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सीनियर रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहिबा, इलेक्शंस को लेकर, इलेक्शंस की डेट को लेकर इत्तेहादी जमातें तो अब आमने सामने आ गई हैं, 90 रोज़ के मुतालबे भी सामने हैं, वो पार्टियों में भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, लेकिन IPP इन तमाम मामलात पर बड़ी चुप साधे हुए है। ना मंशूर के हवाले से आप लोगों में वो कोई घनगरज नज़र आ रही है कि आवाम को अट्रैक्ट कैसे करना है, ना ये जो आइनी मुतालबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने लेकर आ रही है इलेक्शंस की मियाद को, मुद्दत को लेकर, उस पर भी आप लोग कोई बयानात आप लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं कि आप लोग आइन के साथ खड़े हैं, 90 रोज़ के साथ खड़े हैं या इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों के साथ खड़े हैं। इतनी खामोशी क्यों है डॉक्टर साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया शाजिया। देखें, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और पाकिस्तान के अंदर जो एक अदम इस्तेहकाम मुआशी और सियासी चल रहा है, उसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो वजूद है वो पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए बना। और पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए जो इलेक्शन है यकीनन एक बहुत अहम और कलीदी किरदार है उस इलेक्शन का, लेकिन उस इलेक्शन का फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट होना उससे भी ज़्यादा अहम और ज़रूरी है कि वो इलेक्शन जो इस कौम को मज़ीद पोलराइज करे, जो इस कौम को और ज़्यादा अनरेस्ट और गुत्थम गुत्था करके इस इलेक्शन के साथ जुड़ा जो एक कौम को
इंतशार का शिकार करने का जो अमल है उसको भी आपने देखना है। और IPP का ये मौक़िफ़ है कि हम इलेक्शन के हक में हैं, हम नई हल्का बंदियों के तहत नया इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन हम साथ ये भी चाहते हैं कि इस इलेक्शन को इस अंदाज से किया जाए कि तमाम सियासी जमातें जो हैं उनका इस पे एतमाद हो। वो कैसे होगा? ये कोई पहली दफा ही होगा? ये कोई उस दिन लगता है फिर सूरज जो है वो मगरिब से निकलेगा जिस दिन पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन पर तमाम सियासी जमातें एतमाद करेंगी। सूरज जो है वो उसको मशरक से निकलते हुए अपनी शुआओं से एक रेगुलेटर का जो किरदार है, जो जिसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं, आपके बराबर हमसाए मुल्क में जहां ताकतवर जमहूरियत है वहां सूरज मशरक से निकल के इलेक्शन को इस अंदाज से करता है कि कोई भी सियासी जमात उस पर उंगली नहीं उठाती है। और हमेशा की तरह इस दफा भी हम चाहते हैं कि जो अभाम है, जो अनरेस्ट है, जो अवबका है, जो शोरगुल है, उससे निकल के हमेशा के लिए एक रोड मैप तय हो कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो उसके पैरामीटर्स और बाईलाज जो है उसको कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है। ये तो हमारा एक आईनी और इलेक्शन से पहले तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद होता है, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं तो वही इलेक्शन कमीशन जो है उस पर आप लोग इख्तलाफात करने लगते हैं। 2018 में भी हम लोगों ने देखा, जो जीत गया उसके लिए इलेक्शन कमीशन कि उसने वाह की इलेक्शन कमीशन की, जो हार गया उसको इलेक्शन कमीशन से इख्तलाफ था। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन को सब जो है ना वो अप्रिशिएट करें इवन हारने के बाद भी। देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन को फिर अपनी अदाओं पर गौर करना है ना, कि यही इलेक्शन कमीशन जो है उसने अपने आप को एम्पावर करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है अपने रोल को, और लोगों में उस एतमाद को यकीनी बनाना है और सियासी जमातों को हर हाल में ये बावर कराना है कि हम आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराने में किसी सियासी शख्सियत या जमात के ना बी टीम है और ना हम कोई जैली विंग है। हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के अवाम को ये हक देने के लिए अपने इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे। ये उनका किरदार है। दूसरी बात, जो हमारा रोल है एज अ बेसिक पोलिटिकल पार्टी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सियासी जमात जो है उसको वो सियासी गहमा गहमी और सियासी जो रंगबाजियां उनके साथ नजर आना चाहिए। तो देखें, इलेक्शन कमीशन के पास हमारी एप्लीकेशन एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए पेंडिंग है। हम इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहे हैं कि हमें आप रजिस्टर करें। हमारा वो मैनिफेस्टो जिसकी आप बात कर रही हैं, वो मैनिफेस्टो भी उसी रजिस्ट्रेशन के साथ जुड़ा है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इतना स्लो क्यों है, पेंडिंग क्यों है? देखिए, उसमें इलेक्शन कमीशन की जो ओवर ऑक्यूपेंसी है और जो इस वक्त की सिचुएशन है, कई दफा हमने जाके उनका दरवाजा खटकाया है कि जल्द अज जल्द जो है वो इस जमात को रजिस्टर करें, ताकि हम बाज़ाब्ता तौर पे मुतहरक हो के निचली सतह पे अपने अवाम की जो हल्के की सियासत है, जो कारकुनान की ग्रास रूट लेवल की सियासत है, उससे लिंक अप हो। लेकिन ये अमल ये नहीं है कि जब तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होता हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। पिछले दिनों हमारी पार्टी की मीटिंग हुई है और उसमें हमने ये फैसला किया है कि नेक्स्ट वीक से हमारा अल्टीमेटली एक अवामी इज्तिमात के इनेकाद के लिए हम निकल रहे हैं। और साहिवाल को आप क्या बयानिया कि आप लोगों का महंगाई के बयानिए को लेकर जाएंगे, NTPTI आप लोगों का बयानिया होगा, या अपना आप लोगों ने जो आवाम को रिलीफ देना है, फोकस आपका किस चीज पर होगा? आपको क्या लगता है कि पिछली हुकूमतों पर इल्जाम तराशी करके आप लोगों को वोट मिलेंगे या NTPTI बयानिया अपनाकर वोट मिलेंगे आप लोगों को? देखिए, ये मुनाफिकत की सियासत तो होती रही ना, आपने देखी है कि यहाँ पे जब आप इख्तिदार में हैं तो आप कुछ और कर रहे हैं, जब आप इख्तिदार से निकल आते हैं तो फिर आवाम के दर्द और तकलीफ में मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि ये बिजली के टैरिफ बढ़ कैसे गए, जबकि उन्हीं IPPs को कैपेसिटी चार्जेस के मद में आप वो मुआहदे साइन करते हैं और अल्टीमेटली उन मुआहदे की मैच्योर होने के बाद जब वो बोझ सारफ पे पड़ता है तो फिर आप जो है वो गुड बॉय बन के अवाम के आंसू पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। ये काम आजकल कौन कर रहा है? ये काम आजकल कौन कर रहा है? काम में पाकिस्तान पार्टी जो है
ये आपको पता पीडीएम की हुकूमत जो है उसने 16 माह क्या किया, और 16 माह में जो मसाइल जो थे उनको आंखों में आंखें डाल के एड्रेस करने की बजाय अब वो उन्हें याद आ रहा है कि ये निगरान हुकूमत जो जिसके पास मैंडेट नहीं है, जिसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास अल्टीमेटली वो टाइम फ्रेम नहीं है, उसको वो कह रहे हैं कि आप इनको हल करें। तो ये खुद हम एस्केप ले लें और हम अवाम देखिए सब देख रही है, कोई किसी तरह भी इन हालात में उनको बेवकूफ नहीं बना सकता। हमारा रोल ये है कि हम ये कहते हैं कि जो एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की सियासत है, इल्जाम तराशी की सियासत है, एक दूसरे को ढाल बना के किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की सियासत है, उससे निकल के हम सोल्यूशन की सियासत की तरफ जाना चाहते हैं। हम आवाम को जो हमारा मैनिफेस्टो है कि हमने 300 यूनिट तक उनको बिजली फ्री करनी है, अब वो हम ये कह नहीं रहे, हम उसके साथ एक रोड मैप भी दे रहे हैं कि कैसे करनी है। इसी तरह जो जितने भी मसाइल हैं हमारे, हम उन मसाइल को सिर्फ अपने मैनिफेस्टो के अंदर, इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर हम जाके उनकी निशानदेही नहीं करेंगे। हम उन मसाइल से तदारक का रेमेडी और रिलीफ और उसके साथ जुड़ा हल जो है वो भी देंगे। आपको लगता है कि पीटीआई के वोटर को अट्रैक्ट करना सियासी जमातों से मुख्तलिफ होंगे, या पीटीआई के वोटर की सोच को बदलना इन 3 महीनों में आप लोगों के लिए क्या बहुत आसान होगा? क्योंकि अभी पीटीआई के वोटर के लिए एक सपोर्ट तो है इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, उस जमात के लिए, तो क्या इतना आसान होगा उसका माइंडसेट चेंज करना? देखिए, इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने की है। पंजाब की सियासत हो या वफाक की सियासत हो, यहाँ पे जो एंटी सेंटिमेंट और प्रो सेंटिमेंट की जो सियासत रही है वो उसको पीटीआई ने कैश कराया। जो एंटी जरदारी और एंटी नवाज शरीफ सेंटिमेंट थे वो सारे जो है वो उनको एक जगह पार्क हो गए और उसका नाम पीटीआई था। अब जब उस सारे प्रोसेस के अंदर एक नई जमात जन्म लेके और वहां खड़े होके उस पीटीआई के वर्कर को ये बार बार हम कह रहे हैं, और अगले दिन भी जहांगीर तरीन साहब ने ये बात दोहराई है कि देखिए हमने जिन शराइत पे या जिस पाकिस्तान के गले सड़े सिस्टम से छुटकारे के लिए पीटीआई को ज्वाइन किया था, हम तो वहीं खड़े हैं। लेकिन पीटीआई की लीडरशिप उन मैनिफेस्टो टारगेट से टोटली हट गई थी और किसी भी एक उन्होंने अपने मंशूर पे अमल नहीं किया था। वो इनकम्प्लीट जो एजेंडा है, वो गैर मुकम्मल जो हमारा मैनिफेस्टो है, और जो उस सियासत के अंदर गलाजत थी या एक आप कह लें कि अवाम की मुश्किलात और दुखों के मदावे का, तो उनका नामुकम्मल एजेंडा आप लोग मुकम्मल करेंगे। इमरान खान और पीटीआई ने 50 लाख घर देंगे, मुकम्मल करेंगे और हम मुझे 1 करोड़ नौकरियां देंगे कि हम जो कहेंगे वो करेंगे। हम जो कहेंगे वो करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि 50 लाख घर बनाएंगे और फिर पीछे हम एक घर भी जो है उसको इनागुरेट ना कर सके। हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम लाखों नौकरियां देंगे और किसी एक गरीब के घर का चूल्हा भी नया 3.5 साल में हम जला सके। तो ये हम बड़कियों की सियासत नहीं करेंगे। हम प्रैक्टिकल एक ऐसा अवाम के जरूरियात के साथ जुड़ा जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको रियलिस्टिक अप्रोच के साथ अवाम के अंदर जाके उनको हकायक बताएंगे और उन हकायक की रोशनी में उनको अपने साथ ना सिर्फ जोड़ेंगे बल्कि एक पार्टनरशिप करेंगे उस पब्लिक के साथ। एक सियासी जमात ने जो आज तक सिर्फ उनको इस्तेमाल किया, उनको पार्टनरशिप में एंगेज नहीं किया। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उस वर्कर को, उस वोटर को अपने साथ पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली पार्टनरशिप में एंगेज करेगी। और इंशाल्लाह जब वो एम्पावर होंगे तो मुल्क की तकदीर बदलेगी और हम सुरखरू होंगे कि वो नौजवान जो अपनी आंखों में ख्वाब लेके हसरत से इस वक्त मायूसियों से देख रहा है कि मैं किधर जाऊं, तो IPP उसको प्लेटफॉर्म देगी और इंशाल्लाह उसकी मायूसी। फिरदौस आशिक अवान साहिबा मेरे साथ थी, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ये बाप बेटे में कम्युनिकेशन गैप है या इसे सियासी बसीरत का फ़र्क कहें या फिर जारहाना तर्ज सियासत के साथ साथ मुफाहमत की हिकमत अमली। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी फौरी इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ जरदारी ने अपने बेटे से 180 डिग्री के इख्तलाफ करते हुए फौरी इलेक्शन के मुतालबे से वो दस्तबरदार होते नज़र आ रहे हैं। और इलेक्शन से पहले वो कह रहे हैं कि हल्का बंदियाँ एक आइनी तकाजा है। गुज़श्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात 90 रोज़ या 120 रोज़ में करवाने का मुतालबा किया था। क्या कहा था भुट्टो बिलावल साहब ने, ज़रा देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में आइन के मुताबिक इलेक्शंस को 90 दिन में होने चाहिए। दूसरी जमातों के और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शंस जो है वो डिलिमिनेशंस के बाद होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इंगेज किया। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन डेट अनाउंस करना चाहिए, इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस करना चाहिए। अब इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसका कोई जवाब आता, उससे पहले साबिक सदर आसिफ जरदारी ने इलेक्शन कमीशन की तर्जुमानी के लिए वो मैदान में आ गए। जरदारी साहब ने दुबई से वतन वापस आते ही बयान दिया है जो न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्टी पॉलिसी बल्कि गुज़श्ता रोज़ का जो बिलावल भुट्टो का मुतालबा था उससे भी मुख्तलिफ है। अपने बयान में जरदारी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और तमाम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर हमें पूरा एतमाद है। मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ करवाने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। आसिफ जरदारी ने वाज़ेह किया कि मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है। हम सबको सियासत की बजाय मईशत की फ़िक्र करनी चाहिए क्योंकि मुल्क है तो हम सब हैं। इसके साथ ही उन्होंने ज़ोर दिया कि निगरान हुकूमत जल्द अज जल्द SIFC के प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करे ताकि मुल्क तरक्की कर सके। जरदारी साहब की इस एंट्री के बाद, उनके इस ट्वीट के बाद सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि इलेक्शन को लेकर जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ में इतना तज़ाद क्यों है, जिसका जवाब मीडिया स्क्रीन्स पर आकर बिलावल भुट्टो ने यूं दिया कि घर के मामले पर तो आसिफ अली जरदारी के हुक्म का मैं पाबंद हूं मगर सियासी मामलात पर पार्टी पॉलिसी का पाबंद हूं। क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, ज़रा सुनिए। के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी अपना अगला लाहे अमल लाहौर में होने वाले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद देगी। अब नाज़रीन, ऐसे लग रहा है कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो में सियासी मामलात से लेकर तर्ज सियासत तक किसी किस्म का कोई फ़र्क तो आ गया है कि पार्टी को किस अंदाज में चलाना है। ये भी लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जारहाना सियासत करना चाहते हैं जबकि आसिफ अली जरदारी मुल्क के ज़मीनी हक़ाइक़ को अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए वो मुफाहमत की सियासत से काम चलाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के बारे में एक तासुर ये भी उभरता है कि वो मौजूदा सियासी मंजरनामे में विकेट के दोनों अतराफ खेलने की कोशिश कर रही है। पहले PDM हुकूमत में रहते हुए पीपल्स पार्टी ने अपने हाथों से इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर से लेकर इलेक्शन कमीशन के हवाले किया, फिर निगरान हुकूमत को बाइख्तियार बनाया ताकि वो मुआशी फैसले कर सके, फिर जाते जाते मुश्तरका मफादात काउंसिल में नई मरदमशुमारी की मंजूरी भी दी। ऐसे में सवाल तो उठेगा कि तमाम फैसलों का भरपूर हिस्सा रहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब दो इनमें इनके जो मौक़िफ़ उनमें तज़ादात क्यों हैं। एक ही मामले में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के मौक़िफ़ में तज़ाद को ये जो पार्टी है ये इस मामले को डील कैसे करेगी, इसी पे बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, हल्का बंदियों को लेकर पार्टी के अंदर दो मतजाद राय वो भी चेयरमैन और को चेयरमैन के बीच में, ये क्यों है? जरदारी साहब कहते हैं हल्का बंदियाँ करवाना ज़रूरी है, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि हल्का बंदियाँ ज़रूरी नहीं है। पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन जो हैं वो 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन को हमारा मुतालबा मानना चाहिए। जरदारी साहब इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करते हैं और जबकि जो भुट्टो साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो अदम एतमाद हैं उनको, वो इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हैं। तो इतनी अपोजिट पर्सनालिटीज़ क्यों ये अपने सामने लेकर आ रहे हैं बयानात? देखिए,
यूं तो एक नौजवान का क़यादत है और एक सन रसीदा है और समझदार और बड़े उनके अपने ख्यालात हैं। ये तो खैर लाइटर साइड की बात है। लेकिन एक बात जरा गौर कीजिए, बिलावल साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, आइन कहता है। इसके अलावा एक दूसरी राय भी है ना, वो एक दूसरी राय ये है कि जी 90 दिन का तो इंतखाबी अमल जरूरी है, लेकिन मर्दमशुमारी के बाद नोटिफिकेशन और हल्का बंदियां होना भी बहुत जरूरी है। और उसके लिए नॉर्मली मामूल के दिनों में ये होता है कि मर्दमशुमारी पहले होती है, हल्का बंदियां हो जाती हैं और उसके बाद हल्का असम्बलियां पूछती है या असम्बलियां की मुद्दत पूरी होती है। तो ये पहले ख्याल रखा जाता है कि ये क्लैश ना हो। ये ख्याल इस दफा भी रखा गया, लेकिन क्योंकि खान साहब के दौर में ही मर्दमशुमारी का प्रोसेस शुरू कर दिया गया था और उसमें जब इसके पहले नतायज आए प्रिलिमिनरी, तो उस पर एतराज़ात उठाए गए जमातों की तरफ से, सूबों की तरफ से, और उसके ऊपर फिर अब 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा इसको एक्सटेंड की गई डेट, जिसकी वजह से ये दोनों आईनी तकाजे इकट्ठे हो गए। अब अगर हल्का बंदियां नहीं की जाती तो एक आईनी तकाजा करता है, एक आईनी आर्टिकल, और 30 दिन में 90 दिन में इंतखाब नहीं होता तो दूसरा आर्टिकल इसका तकाजा करता है। अब इन दोनों को अगर मिला के देखना है तो उसका यही एक इलाज है जो जरदारी साहब ने भी कहा है, जो बाकी लोग भी कह रहे हैं, बिलावल साहब ने भी कल कहा है कि 90 दिन में या 120 दिन में जब भी इंतखाब होना है भाई डेट अनाउंस करो। तो मकसद ये है कि ये 90 दिन का जो मौक़िफ़ अगर ले रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब, ये उसूली मौक़िफ़ है, क्योंकि कहा जा रहा है गुड कॉप बैड कॉप प्रेशराइज करने के लिए भी पाकिस्तान सुन लेना जो बातें हो रही हैं, जो तनकीद भी हो रही है कि शायद पीपल्स पार्टी नाराज़ है, केयर टेकर सेटअप में हिस्सा चाहिए था, फिर जो सूबे में वो जो तकर्रुर तबादले हो रहे हैं, फिर जो फंड्स रोके जा रहे हैं, जो मुराद अली शाह साहब ने भी जिन खदशात का इजहार किया, तो वो उन सब चीज़ों को प्रेशराइज करने के लिए आप लोग गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। पहली गुजारिश तो ये है कि अगर सिंध के साथ कोई स्पेशलिस्ट सलूक हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। ये नामुनासिब बात है, ये इलेक्शन कमीशन को देखनी चाहिए। अगर सिंध की गवर्नमेंट एतराज कर रही है, हमारी पार्टी एतराज कर रही है सिंध में, तो बिल्कुल उनके जायज अगर तहफ़्फ़ुज़ात हो तो देखे जाएंगे, क्यों नहीं देखे जाएंगे। सही। दूसरी बात यह है कि बैड कॉप गुड कॉप से क्या होगा। बिलावल साहब फर्ज करें, मैं एक आर्गूमेंट के लिए बात करने लगा, बिलावल साहब कह रहे हैं 90 दिन में इंतखाब हो, बहुत सारे लोगों की ये राय है कि 90 दिन में इंतखाब होने चाहिए, वो अकेली उनकी राय नहीं है। इसी तरह बहुत सारे लोगों की राय ये भी है कि कानूनी तकाजा है कि आप हल्का बंदियां करा लें। अब हल्का बंदियां कराने के बाद क्या होगा? पहले नंबर पे तो बिलावल साहब ने, पीपल्स पार्टी ने एक मुतालबा किया, हम लोग जाके इलेक्शन कमीशन से मिले, तो उसके नतीजे में ये हुआ कि 4 महीने में जो अमल मुकम्मल होना था वो 3.5 महीने की डेट दी गई, यानी 15 दिन उसको शॉर्ट किया गया। इसी तरह अगर उसको मजीद जो है वो इलेक्शन का अमल 90 दिन की बजाय 1.5 महीने में लाया जाता है या 2 महीने में लाया जाता है, तो महीना वहां से सेव कर दिया जाता है, तो क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में इलेक्शन आ जाए। यही बात जरदारी साहब कह रहे हैं। तो इसमें गुड कॉप बैड कॉप खेल के पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? 1 महीना 1.5 महीना। लेकिन बार बार एक ही बात अगर बिलावल भुट्टो करेंगे, फैसल करीम कुंडी साहब टीवी पर आकर करेंगे, तो इससे तासुर तो ये मिलेगा ना कि शायद सीनियर लीडरशिप जो मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में जाके मंजूरी देकर आई है, सीएम जाकर मंजूरी देकर आए हैं, नवीद कमर साहब थे, आपके बारे में तो ये भी फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि उनसे पूछा जाए आपको बुलाया किसने था। वो कायरा साहब के आपके बारे में कह रहे थे कि बुलाया किसने था, वहाँ तो नवीद कमर साहब थे या मुराद अली शाह साहब थे। तो कहने का मतलब ये है कि तो ये सीनियर लीडरशिप के जो फैसलों की नफी नहीं है, ये जो बिलावल भुट्टो करते हैं, फैसल करीम कुंडी साहब बार बार आकर एक ही मुतालिबा करे जाते हैं बाहर। मेरी गुजारिश तो ये है कि मुझे नहीं तवक्को कि उन्होंने ऐसा जुमला कहा, अगर कहा तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि मुझे वज़ीर आज़म ने स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर बुलाया और उसमें और भी कई वज़रा को बुलाया गया स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे। अच्छा। स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे चेयरमैन सेनेट को भी बुलाया गया, स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे खालिद साहब जो मक्सी हैं उनको भी बुलाया गया, स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे वहाँ पे ये जो एमकेएम के थे उनको भी बुलाया गया। तो ये एक फर्द मैं नहीं था खाली, तो हमें कोई मुंह उठा के नहीं चले गए थे, हमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बाकायदा स्पेशल इन्विटेशन पे बुलाया था और ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक होता है, वहाँ आरा ली जाती है। तो मुझे उन्होंने बुलाया था तो मैं गया था,
दूसरी बात, वहां कोई ऐसे जाके नहीं बैठ सकता। सही। दूसरी बात यह है कि जो कुछ वहां हुआ मैं तो उसका जिक्र कर रहा हूँ, ना उससे इनकार मुराद अली शाह साहब कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, ना उससे इनकार नवीद कमर साहब कर रहे हैं, ना मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ। लिहाजा ये कोई इशू नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब मर्दमशुमारी अप्रूव हो गई, नोटिफिकेशन हो गया, बिल्कुल हमने अप्रूव की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एक राय ये है कि इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां होनी चाहिए। नॉर्मली ये होता है कि हल्का बंदियों का अमल इलेक्शंस के अलावा होता है, इलेक्शन की शेड्यूल से बहुत पहले हल्का बंदियां मर्दमशुमारी हो जाती है। ये क्योंकि मीडियम टर्म मर्दमशुमारी कराई गई जब मई में हो गए था, मई में तो मर्दमशुमारी हो गई थी, फैसले इतनी देर से क्यों नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। मर्दमशुमारी का अमल जारी था, मई में इसको फाइनल हो जाना था, या फिर जून में डेट एक्सटेंड हुई, फिर इसको जुलाई की डेट एक्सटेंड की गई। ये बार कभी 15 दिन कभी महीना, इस पे सिर्फ गवर्नमेंट के शदीद एतराजात थे, इस पे MKM के शदीद एतराजात थे, इसके जमात इस्लामी के शदीद एतराजात थे। उन एतराजात की वजह से इसकी बार बार डेट एक्सटेंड की गई। सीनियर रहनुमा जमान कायरा साहब हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन कब होने चाहिए, इस मामले को लेकर जहां पीपल्स पार्टी की आला क़यादत में एक मुतज़ाद मौक़िफ़ है सामने आ रहा है, वहीं पर साबका इत्तेहादी जमातें भी अब हरीफ बनती हुई नज़र आ रही हैं, एक दूसरे पर तनकीद कर रही हैं। इलेक्शन की तारीख के मामले पर जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक दूसरे पर तनकीद शुरू हो गई है। बिलावल भुट्टो के हालिया मुतालिबे पर नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने वही पुराना सवाल उठाया कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी को पता नहीं था कि नई मर्दमशुमारी नोटिफाई हुई तो हल्का बंदियाँ भी होंगी और इस वजह से इलेक्शन भी आगे जाएंगे। उन्होंने जोर दिया कि जमहूरी होने के साथ साथ आपको हकीकत पसंद भी होना चाहिए। 2 रोज़ पहले मौलाना फजलुर रहमान भी ये कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी अगर यू टर्न ना लेती तो आज मुल्क में इलेक्शन हो चुके होते, जिस पर पीपल्स पार्टी ने कहा कि पीपल्स पार्टी कल भी तैयार थी और इलेक्शन के लिए आज भी तैयार है। सवाल उठता है कि PDM जमातों में जो बढ़ते हुए इख्तलाफात हैं इसकी वजह क्या है। मैं बात करूंगी, मुझे JUIF के रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका। हाफिज़ साहब, पीपल्स पार्टी ने कब यू टर्न लिया, क्यों यू टर्न लिया, जिसकी वजह से जब जो आप लोग आज ये बात बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अगर यू टर्न ना लेती तो इलेक्शंस हो चुके होते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। जहाँ तक शाजिया ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी का, तो आपको याद होगा और आवाम को भी कि सबसे पहले PDM की तश्कील के हवाले से सरगर्म थी पीपल्स पार्टी, तजवीज़ पेश की और फिर PDM बनी और PDM में सब ने मिलकर जो फैसले किए उनमें सबसे पहला इस्तीफ़ा का फैसला था और उसके साथ ये था कि सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया जाएगा और साथ ही साथ उन ये भी था कि ज़िमनी इलेक्शन में और साथ साथ कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएंगे। लेकिन ये तमाम फैसले मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुए थे और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की सदारत में और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इसका ऐलान किया गया और दाएं बाएं तमाम पार्टियों के रहनुमा मौजूद थे। लेकिन उसके बाद जब सूरत हाल हुई तो पीपल्स पार्टी की तरफ से फौरी तौर पर इस्तीफ़ों के हवाले से उन्होंने मौका बदला, जिसकी बुनियाद पर PDM ने उनसे जवाब तलबी की और उसके साथ साथ ही PDM से अलहदा हो गए। जी हाँ, वो बिल्कुल ये कहानी हुई, ये PDM का हिस्सा थे, फिर PDM से अलग हो गए, तो फिर बाद में आप लोग अदम एतमाद जब लेकर आए तो PDM का हिस्सा तो ज़ाहिर है वो लोग नहीं थे। अभी कायरा साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, मैंने उनसे यही पूछा कि आप लोगों ने यू टर्न कब लिया। मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि अगर आप लोग यू टर्न ना लेते तो इलेक्शन हो चुके होते, जिस पर कायरा साहब ने जवाब दिया कि भाई इलेक्शन होने कब थे, अदम एतमाद जब हम लेकर आए उस वक्त हुकूमत किसकी थी, जब ये अदम एतमाद लाने की प्लानिंग सारी हो रही थी या सोच रहे थे अदम एतमाद लाने का, तो इमरान खान क्या इलेक्शंस के मूड में थे? वो तो इलेक्शंस के मूड में ही नहीं थे। तो इलेक्शंस होने कब थे जो हम इलेक्शन से भागे या हमने यू टर्न लिया? देखिए, अगर ये दलील कायरा साहब हमारे भाई हैं, अगर ये दलील है उनकी
इनको मान भी लिया जाए तो जब तहरीक अदम एतमाद हमने पीडीएम ने नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी ने पेश की और फिर पीडीएम की यही दलील थी कि हम इनका तख्ता उलटेंगे और उसके बाद ताकि इलेक्शन कराए जाएं और इसको इसलिए माना गया ताकि अपोजिशन के अंदर जो इत्तेहाद है उसमें दरार पैदा न हो। हालांकि इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब और JUI का मौक़िफ़ यही था कि ये जो इंतखाबात हुए हैं गैर जमहूरी अंदाज में हुए हैं और इससे में हम तहरीक अदम एतमाद ला कर इनको जो है वो जमहूरी करार नहीं दे सकते। लेकिन तहरीक अदम एतमाद जब आई तो क्या ये भी फैसला हुआ था कि फौरी फिर हम इलेक्शन में जाएंगे तहरीक अदम एतमाद लाकर, ये भी तो फैसला हुआ था? बिल्कुल, मसला ये है कि जब आप कह रहे हैं कि कमरुज़्ज़मान कायरा साहब फरमा रहे हैं कि हमने तो उस हुकूमत को गिराना था ताकि इलेक्शन वो तो नहीं करा रहे थे, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब उन हुकूमत को गिरा दिया गया और आपकी तजवीज़ पीडीएम ने की तमाम जमातों ने मान ली और हुकूमत ख़त्म हुआ तो उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाता तो ये सूरत हाल नहीं रहती। नहीं तो कायरा साहब ने इसका भी जवाब ये दिया कि जब हमने ये देखा कि मुल्क की इकॉनमी के क्या हाल हैं, मईशत कहाँ पहुँच चुकी है, IMF के साथ डील कौन करेगा, जो मुआहदे हैं उनको आगे लेकर कौन चलेगा, तो फिर हम सब लोगों ने एक बार फिर ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया कि मौजूदा मुल्क के हालात के पेश नज़र जो है वो हम हुकूमत को आगे लेकर चलेंगे और जो इस असम्बली की मुद्दत है वो पूरी होगी। क्या ऐसे ही हुआ था? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो है ना सुरंगें बिछाई थी और जब हमें इसका इल्म था और हम ये जाहिर है कि सब पीपल्स पार्टी के साथी और दीगर जितने भी थे वो सारे के सारे तजुर्बाकार थे, तो उनको चाहिए था कि अगर सुरंग है वो तो फिर सुरंग के ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए था और अगर कोई उन्होंने गड्ढा खोदा था तो गड्ढे से बच जाना चाहिए था। अगर कोई दलदल बना दिया था तो दलदल में आप खुद क्यों गर्क हो रहे थे। बहुत हुसैन अहमद साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।